शहर की एक गगनचुंबी इमारत जिसके आलीशान पेंट हाउस की बालकनी के एकदम किनारे पर खड़ा था एडी मोरा, एक ऐसा शख्स जिसे अपनी किस्मत के ताले की चाबी मिल गई थी। उसने इतने कम वक्त में एक ऐसा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर और हर वो ऐशो आराम जो उसने कभी चाहा था। लेकिन ये सब उसकी मेहनत या लगन नहीं थी, बल्कि ये सब उसने हासिल किया था बस एक छोटी सी गोली से, एक ऐसी पिल जिसे खाकर कोई भिखारी भी राजा बन सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कामयाबी की एक कीमत होती है। आज एडी भी अपनी इसी कामयाबी की कीमत चुका रहा था। एक तरफ मौत की खाई थी और दूसरी तरफ कुछ खतरनाक गुंडे जो उसके घर का दरवाजा काटकर अंदर घुसने की कोशिश में थे। अब एडी को तय करना था कि उसे उन गुंडों के हाथों बेरहमी से मरना है या बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देनी है। पहली बार किसी आदमी की मौत इतनी दिलचस्प होने वाली, लेकिन उससे भी दिलचस्प थी एडी की कहानी जिसकी जिंदगी एक गोली ने बदल दी। कहानी शुरू होती है इस घटना के कुछ महीने पहले से, जब एडी सड़कों पर परेशान भटक रहा था। उसकी हालत किसी सड़क छाप नशेड़ी की तरह हो गई थी, मगर इसकी वजह कोई बुरी लत नहीं थी, बल्कि वजह था उसका काम। एडी एक राइटर था। उसे एक बुक पब्लिश कंपनी से एक किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एडी ने उनसे एडवांस तो ले लिया था, मगर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाया था। काम की चिंता में रात रात भर नींद न आने की वजह से उसकी यह हालत हो गई। जब से एडवांस मनी हाथ में आई थी, उसके दिमाग से आइडियाज कोसों दूर चले गए थे। एडवांस मनी तो कब की हवा हो चुकी थी। अब बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी का सहारा था जो उसके खर्चे उठा रही थी। मगर किस्मत ने उसे एक बार फिर झटका दिया। उसकी नाकामी से तंग आकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उसे किसी लड़की ने छोड़ा। कॉलेज के दिनों में उसकी मेलिसा नाम की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने शादी भी की, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मेलिसा भी उसे छोड़कर चली गई। अब एडी के आगे अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उस दोपहर अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी से आखिरी बार मिलकर वो रोता हुआ अपने घर लौट रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। एडी ने देखा वो शख्स कोई और नहीं, उसका साला यानी उसकी एक्स वाइफ मेलिसा का भाई वर्ण था। वर्ण कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एक ड्रग डीलर यानी नशे का व्यापारी था। एडी उससे आज पूरे 9 साल बाद मिल रहा था। वर्ण एडी से दोबारा मिलकर बहुत खुश हुआ। वो उसे एक बार में ले आया। बातों ही बातों में एडी ने उससे पूछा कि मेलिसा कैसी है और वो आजकल कहाँ है। इस पर वर्ण ने बताया कि वो अब मेलिसा से नहीं मिलता, वो शहर से दूर शिफ्ट हो चुकी है और इंटरनेट पर कोई सेल्स का काम करती है। वर्ण ने यह भी बताया कि मेलिसा के 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है। एडी ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वर्ण ने मेलिसा वाली बात को टालते हुए एडी का हाल चाल पूछा। इस पर एडी ने उसे अपनी सारी दुख भरी दास्तां बयां की। उसने बताया कि उसे एक नॉवेल लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मगर उसकी क्रिएटिविटी उससे रूठ गई है। ये सुन वर्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया दोस्त, तुम्हारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का मेरे पास एक जबरदस्त नुस्खा है। ये कहकर वर्ण ने एक छोटी सी गोली उसके सामने रख दी। उसे देख एडी मुस्कुराने लगा। वो समझ गया कि ये गोली क्या चीज है। उसने कहा, वर्ण तुम जानते हो ना मैं नशा नहीं करता। इस पर वर्ण ने कहा, एडी मेरे भाई, तुम जो समझ रहे हो ये वो चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक दिमाग को तेज करने वाली दवा है जिसे नाम दिया गया है NGT48। जानना चाहते हो कि ये जब नसों में घुलती है तो क्या असर होता है? एडी ने झिझकते हुए कहा, वैसे मुझे दिलचस्पी तो नहीं है, मगर फिर भी नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूंगा। वर्ण ने कहा, एडी तुमने अक्सर सुना होगा कि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन जरा सोचो अगर कोई अपने दिमाग को पूरे 100% इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? जानना चाहते हो तो इसे खाकर देखो मेरे दोस्त, ये पिल तुम्हारे दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देगी और इसे खाते ही तुम अपने दिमाग का 100% कैपेसिटी को पूरी तरह एक्सेस कर सकते हो। एडी को यकीन नहीं हुआ, वो हंसने लगा। ये देख वर्ण ने थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा एडी, ये दवाई अभी ट्रायल पर है, लेकिन मेरे घर पर बहुत सारी रखी हुई हैं। ये $800 की एक गोली मेरी तरफ से तोहफा समझ कर ले लो, लेकिन अगर और पिल्स की जरूरत पड़े तो ये रहा मेरा कार्ड, मेरे घर आ जाना। ये कहकर वर्ण अपने रास्ते निकल गया। एडी फिर से उसी मायूसी के साथ लौटने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वैसे भी उसकी जिंदगी में पहले से ही इतने प्रॉब्लम्स है, शायद ये गोली उसे कुछ पल के लिए उस दर्द से राहत ही दे दे। ये सोचकर उसने वो पिल खा ली। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा, मगर दरवाजे पर ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। सामने मकान मालकिन की जवान बीबी खड़ी थी। दरअसल एडी ने कई महीनों से घर का रेंट नहीं भरा था,
जिस कारण उसे मकान मालकिन के ताने सुनने पड़ रहे थे। कुछ पल वो उसके कर्कश आवाज को झेलता रहा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद एडी को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसका दिमाग ही घुमा कर रख दिया। वो खुद को अभी बाहर से अपने अपार्टमेंट में आते हुए देख रहा था। उसे लगा जैसे अपने भविष्य की झलक देख ली हो। एडी का दिमाग पूरी तरह खुल चुका था। यह एहसास ऐसा था मानो वो जिंदगी भर नींद में था और अभी नींद से जागा हो। वो एक ही समय में हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस कर पा रहा था। उसने मकान मालकिन के पर्स में रखे किताब की एक झलक देखी। उसे याद आया कि यह किताब उसने 12 साल पहले कॉलेज के दिनों में महज कुछ सेकंड के लिए देखी थी। वो याद उसके दिमाग के किसी बहुत ही गहरे कोने में दबी हुई थी, लेकिन आज उस गोली के असर से वो धुंधली सी याद उसके दिमाग में शीशे की तरह साफ हो गई। उसके दिमाग ने तुरंत भांप लिया कि मकान मालकिन लॉ की पढ़ाई कर रही है और वो अपने असाइनमेंट को लेकर परेशान है। वो औरत अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एडी पर निकाल रही थी, पर तभी एडी ने उसे टोकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं असाइनमेंट लिखने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मकान मालकिन चौंक गई। एडी ने बिना कहे ही उसकी परेशानी समझ ली थी। उसने केवल 45 मिनट में ही उसे ऐसा असाइनमेंट लिख कर दिया जिसने मकान मालकिन के होश उड़ा दिए। उस वक्त एडी को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसे कैसे पता है। सालों पहले टीवी, अखबार या आर्टिकल से मिली जानकारी और अब तक पढ़ी हुई सारी किताबों का ज्ञान उसे मुंह जुबानी याद था। मालकिन को खुश करके एडी अपने घर लौटा। उसने कुछ ही मिनटों में अपने कबाड़ खाने जैसे घर को चमका दिया। उस गोली का असर बहुत ही अजीब था। वो एडी को कोई नशा नहीं दे रही थी, बल्कि उसके दिमाग को एकदम क्लियर और फोकस्ड बना रही थी। वो जब अपनी किताब लिखने बैठा तो शब्द बिना सोचे उसके दिमाग में उभर कर आने लगे। क्या लिखना है ये सोचे बिना उसका हाथ अपने आप ही कीबोर्ड पर चलता जा रहा था। बिना थके, बिना कुछ खाए और बिना एक भी सिगरेट पिए वो बस अपना काम करता गया। कब वो नींद की आगोश में चला गया उसे मालूम ही नहीं चला। अगली सुबह जब एडी की आंख खुली तो उस गोली का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब वो पहले वाला नॉर्मल एडी बन चुका था, मगर पिछली रात उस गोली के असर में उसने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जो वो महीनों से नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नॉवेल का एक बड़ा हिस्सा लिख दिया था। किताब के पन्ने पब्लिशर को सौंपने के बाद एडी को फिर से उस गोली की तलब होने लगी। वो उसी वक्त वर्ण के अपार्टमेंट पहुंच गया, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर एडी के होश उड़ गए। वर्ण का चेहरा बुरी तरह से सूजा हुआ था, मानो किसी ने उसे फुर्सत से पीटा हो। जब एडी ने उससे पूछा कि ये सब किसने किया, तो वर्ण ने बात टाल दी। एडी में मुद्दे पर आ गया और पूछा कि ये NZT-48 गोलियां कौन बनाता है और ये उसे कहां से मिली। इस पर वर्ण ने बताया कि NZT-48 सरकार से मंजूर की गई कोई सेफ दवा नहीं है, बल्कि इसे कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बना रहे हैं। वर्ण ने यह भी बताया कि इस गोली का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता। एडी जैसे लोग जो पहले से ही थोड़े स्मार्ट हैं, उनके लिए गोली एक सुपर पावर की तरह काम करती है। ये उनके दिमाग की पूरी क्षमता को खोलकर उन्हें एक अल्टीमेट जीनियस बना देती है। ये सुनने के बाद तो एडी को किसी भी हाल में वो गोलियां चाहिए थी। वर्ण भी मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटा। उसे पता था कि एडी अब उन गोलियों का गुलाम बन चुका है। उसने गोलियों के बदले एडी को अपने कपड़े ट्राई क्लीन कराने और बाहर से नाश्ता लाने का हुक्म दिया। एडी चुपचाप मान गया। वो गोलियों के लिए वर्ण का नौकर बनने को भी तैयार था। कुछ समय बाद जब वो नाश्ता पैक करवा कर वापस वर्ण के अपार्टमेंट में लौटा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर तहस नहस हो चुका था और सोफे पर वर्ण की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। घबराकर एडी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन पुलिस के आने में थोड़ा वक्त था और इसी दौरान उसके दिमाग में एक बात आई। उसे अंदाजा हुआ कि शायद कातिल यहाँ सिर्फ वर्ण को मारने नहीं बल्कि वो पिल चुराने आया था, इसलिए उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया। लेकिन अब एडी के मन में सवाल उठा, क्या कातिल को वो गोलियां मिली? एडी बिना वक्त गंवाए खुद वो गोलियां ढूंढने लगा। उसका राइटर वाला दिमाग जानता था कि एक अपराधी अपनी गैर कानूनी चीजें किसी लॉकर में नहीं बल्कि ऐसी जगह छुपाता है जहां किसी का ध्यान न जाए। आखिरकार ओवन के अंदर उसे वो खजाना मिल ही गया। वहां गोलियों से भरे एक पैकेट के साथ नोटों की मोटी गड्डी और एक डायरी भी थी। उसने वो सब अपने पास छिपा लिया। तभी वहां पुलिस आई। एडी ने पुलिस के सामने रो धोकर वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा, मगर जब वो वर्ण के अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मगर एडी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान उन बेशकीमती गोलियों पर था। उसने
हर रोज एक गोली खानी शुरू कर दी, जिसने उसके दिमागी क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसके लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं था। महज 3 दिन में उसने पियानो बजाना सीख लिया। जो मैथ्स उसे कभी समझ नहीं आती थी, अब वो उसके लिए एक मजेदार खेल बन चुकी थी। किसी भी विदेशी भाषा को बस आधा अधूरा सुनकर ही वो उसमें एकदम फ्लुएंट हो जाता था। उसका दिमाग अब किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। जो कुछ भी उसने आज तक पढ़ा, देखा या सुना था, वो सब उसके दिमाग में बिल्कुल साफ और ऑर्गेनाइज्ड था। वो किसी सीनियर डॉक्टर की तरह लोगों को उनकी गंभीर बीमारियों की सटीक दवाइयां बता देता था। अब उसके अंदर का सारा डर और सारी शर्म भी खत्म हो चुकी थी। बड़े बड़े लोग उसके साथ काम करने को बेताब रहते थे और लड़कियां तो उसकी दीवानी थीं। उसने कई अमीर दोस्त बनाए जिनके साथ वो महंगी ट्रिप्स पर जाने लगा। ये गोली एडी की जिंदगी में रंग तो भर रही थी, लेकिन उस गोली का एक अजीब सा साइड इफेक्ट भी था। उसे लेने के बाद अगर एडी एक पल के लिए भी खाली बैठता तो उसे लगता जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। अपने अंदर की इस बेकाबू एनर्जी को शांत करने के लिए वो हैवी ट्रैफिक में तेज गाड़ी चलाता, ऊंचे पहाड़ों से सीधे समंदर में छलांग लगा देता। ऐसे खौफनाक रिस्क लेकर उसके मन को शांति मिलती। इसी तेज रफ्तार के बीच एक दिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया। उसने सोच लिया था कि इतने शक्तिशाली दिमाग को वो किताब लिखने में वेस्ट नहीं करेगा। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था, लेकिन उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने स्टॉक मार्केट में उतरने का फैसला किया। मार्केट उस वक्त क्रैश चल रहा था और कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पा रहा था, लेकिन एडी के पास तो एनजीटी गोलियों का जादू था। बस उसे इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़े कैपिटल की जरूरत थी। उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर एक खतरनाक रशियन लोन शार्क गैनेडी से $1 लाख उधार लिए और वो सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। एडी के 100% एक्टिव ब्रेन ने शेयर मार्केट के पूरे गेम को समझ लिया था। एक ही हफ्ते में उसने शेयर मार्केट से $20 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए और उसने शेयर मार्केट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिस वजह से अखबारों और न्यूज चैनल में बस उसी के चर्चे हो रहे थे। उसी पल से खुशियां उसके कदम चूमने लगीं। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी उसकी जिंदगी में बहार बनकर वापस आ गई। उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर्स आने लगे। एडी मोरा ये नाम कॉर्पोरेट जगत में इतना फेमस हो चुका था कि वो कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर इंसान कार्ल वैन लून की नजर में आ गया। कार्ल खुद एडी से मिलने आया और मिलते उससे सीधा सवाल पूछा, उसकी इस बेतहाशा कामयाबी का राज क्या है। जवाब में एडी ने कहा कि वो मार्केट के पैटर्न और लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना जानता है। यही चीज उसे कामयाब बनाती है। पर कार्ल को यकीन नहीं हुआ। वो एडी को ड्राइव पे ले गया और उसे परखने के लिए अलग अलग कंपनियों के कुछ फाइल्स दिए। उसने एडी से पूछा कि उन फाइल्स को देखकर उसे क्या समझ आता है। एडी के तेज दिमाग ने फाइल्स को देखते ही कार्ल का सारा सीक्रेट प्लान समझ लिया। उसे मालूम चला कि कार्ल अपने बिजनेस राइवल हैंक एटवुड से हाथ मिलाना चाहता है। दरअसल हैंक एटवुड की कंपनी एनर्जी और ऑयल बिजनेस की बेताज बादशाह थी। अगर कार्ल और हैंक एटवुड एक हो जाते तो वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया के पावर मार्केट के भगवान बन जाते। एडी ने एक ही मिनट में कार्ल के सीक्रेट प्लान को खोलकर उसे हैरान कर दिया। कार्ल ने एडी को बताया कि उसकी हैंक एटवुड के साथ एक मीटिंग तो फिक्स है, मगर उसे भरोसा नहीं कि हैंक इस डील के लिए राजी होगा या नहीं। कार्ल ने एडी के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा। उसने एडी से सीधा कहा कि अगर वो किसी तरह हैंक एटवुड की कोई वीकनेस ढूंढ निकाले तो कार्ल उसे पैसों से मालामाल कर देगा। उसने हैंक के बारे में पता लगाने के लिए एडी को कल तक का समय दिया और उसके घर ड्रॉप कर दिया। एडी का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था। उसे साफ समझ आ रहा था कि कार्ल ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है, और अब यही उसका सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। उस शाम वो घर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसके अंदर एनजीटी गोली की बची हुई एनर्जी उफान मार रही थी। वो बस पैदल चलने लगा, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो अचानक से टाइम स्किप्स एक्सपीरियंस करने लगा। मतलब जब एडी चलना शुरू करता तो पलक झपकते ही खुद को शहर के किसी दूसरे कोने में पाता। उसे याद ही नहीं रहता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसका दिमाग तो 100% काम कर रहा था, लेकिन शायद उसका शरीर अब ड्रग्स के ओवरडोज से अजीब बर्ताव करने लगा था। कई बार उसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं रहता था। इन्हीं ब्लैकआउट्स के बीच एडी एक क्लब में पहुंचा। वहां उसने शराब पी और अमीर लोगों से घुलने मिलने लग गया। इसी बीच एक लड़की एडी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई और उसे एक होटल रूम में ले जाने लगी। चलते चलते एडी ने गौर किया कि एक अनजान आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा था। एडी जल्दी उस लड़की के साथ होटल रूम में चला गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए।
लेकिन अचानक ही फिर से एडी की आंखों के सामने अंधेरा छाया और अगले ही पल उसने खुद को सड़क पे चलते हुए पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। अपने ख्यालों में उलझा हुआ वो चलते चलते एक आदमी से टकरा गया। वो आदमी एक सड़क छाप गुंडा था जिसने उस छोटे से धक्के के लिए एडी पर रौब दिखाना शुरू कर दिया। उसके साथ उसके आदमी भी थे। एडी जिसे लड़ाई झगड़े से भी डर लगता था, वो सीधा उन गुंडों से भिड़ गया। उसने पहले टीवी पर ब्रूस ली और जैकी चैन के मार्शल आर्ट्स और कुंग-फू वाली फिल्में खूब देखी थीं। उसके दिमाग में वो सारे दांव पेच याद आ गए। पल भर में ही उसने किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह उन गुंडों की हड्डियां तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और उसने खुद को अपने कमरे में सोता हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी और एडी की जिंदगी के पिछले 18 घंटे जैसे गायब हो गए थे। उन 18 घंटों में उसने क्या क्या किया उसे ठीक से याद नहीं था, मगर अब गोली का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और एडी अपने नॉर्मल अवतार में लौट आया था। उसने देखा कार्ल ने उसके घर अपनी सीक्रेट फाइल भेजी थी ताकि एडी उन्हें स्टडी कर सके। एडी ने एक बार फिर एनजीटी गोलियों का डब्बा खोला ताकि वो अपने दिमाग की क्षमता फिर बढ़ा सके, लेकिन फिर उसे कल रात हुए उस गोली के साइड इफेक्ट्स याद आ गए जो खतरनाक भी हो सकते थे। अब वो और समय बेहोशी में नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने ठान लिया था कि अब वो और गोली नहीं लेगा। वो अपने साधारण दिमाग से ही कार्ल की भेजी फाइल समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिना गोली उन फाइल्स में लिखी हुई जानकारी उसे एलियन भाषा की तरह लग रही थी। वो उन्हें समझ नहीं पा रहा था और ना ही किसी चीज पर फोकस कर पा रहा था। वो बिना तैयारी के ही कार्ल से मिलने जा पहुंचा। कार्ल उससे सवाल पे सवाल करने लगा, मगर बिना उस गोली के एडी का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। एडी अभी सिचुएशन से निकलने का बहाना ढूंढ ही रहा था, तभी न्यूज चैनल पर एक ताजा खबर देखकर उसकी बेचैनी बढ़ गई। न्यूज में उसी लड़की की तस्वीर फ्लैश हुई जिसके साथ कल एडी ने एक होटल में रात गुजारी थी। रिपोर्टर बता रही थी कि उसी होटल के कमरे में उस लड़की का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उसका नाम मारिया था और वो एक फैशन मॉडल थी। अब पुलिस को मारिया के कातिल की सरगर्मी से तलाश थी। यह खबर सुनकर एडी के पसीने छूट गए। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने कार्ल से कुछ वक्त की इजाजत मांगी और बाहर सड़क पर आकर बेतहाशा उल्टियां करने लगा। वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर सीधा अपने घर लौट आया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डरावना सवाल हथौड़ी की तरह बज रहा था कि क्या मारिया का खून उसी ने किया है। लेकिन पिछली रात होटल रूम में असल में क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। इसी खौफ के बीच एडी की नजर अपने फोन पर पड़ी। उस पर एक वॉइस मैसेज आया हुआ था। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ यानी वर्न की बहन मेलिसा का था। मेलिसा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो कह रही थी, एडी कहीं वर्न ने तुम्हें कोई गोलियां तो नहीं दी है? अगर दी है तो उन्हें खाने की गलती मत करना, वो गोलियां बहुत डेंजरस हैं। एडी ने घबराकर तुरंत मेलिसा को कॉल किया और कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, मगर मेलिसा उससे नहीं मिलना चाहती थी। उसने बिना कोई जानकारी दिए फोन काट दिया। एडी ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मेलिसा इन गोलियों को डेंजरस क्यों कह रही थी। तभी उसे याद आया, वर्न के कमरे में पैसों और गोलियों के साथ उसे एक डायरी भी मिली थी। उसने वो डायरी खोलकर देखी। उसमें वर्न के उन तमाम क्लाइंट्स के नंबर थे जिन्हें उसने गोलियां बेची थी। एडी ने जब उन सभी को एक एक करके कॉल किया तो वो सदमे में आ गया, क्योंकि उनमें से कई लोग मर चुके थे और बाकी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एडी मायूस होकर एक पार्क में आकर बैठ गया। उसे समझ आ रहा था कि यह दवाई कितनी खतरनाक है। उसने कांपते हाथों से वर्न के आखिरी क्लाइंट को फोन लगाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे बैठे एक आदमी की फोन की घंटी बजने लगी, यानी एडी का फोन उस आदमी को ही लगा था। दरअसल ये वही आदमी था जो मारिया की कत्ल वाली रात एडी और मारिया का पीछा कर रहा था। एडी को पूरा यकीन था कि मारिया का कत्ल उसी ने किया होगा। एडी उठकर उस आदमी से दूर जाने लगा, मगर वो आदमी एडी के पीछे पड़ा हुआ था। एडी किसी तरह उस आदमी से पीछा छुड़ाकर एक कैफे में आकर छुप गया। इत्तेफाक से उसी कैफे में एडी को मेलिसा नजर आई। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो पहचान भी नहीं आ रही थी। जो मेलिसा कभी इतनी खूबसूरत और स्मार्ट हुआ करती थी, आज वो एकदम बीमार और कमजोर लग रही थी। एडी ने घबराकर पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। इस पर मेलिसा ने एक भयानक सच से पर्दा उठाया। उसने बताया कि वर्न ने उसे भी एनजीटी गोलियां दी थी, जिससे उसका दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ने लगा था। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी तेज हो गई कि कंपनी वाले उसे सीधा बॉस की कुर्सी का ऑफर कर रहे थे। लेकिन फिर मेलिसा को डर लगने लगा। वो समझ गई कि इंसान का दिमाग इतनी हाइपर एक्टिविटी झेलने के लिए नहीं बना। एक ना एक दिन वो बुरी तरह क्रैश जरूर होगा, इसलिए उसने वो गोलियां खानी छोड़ दी।
मगर वहीं से उसकी जिंदगी नर्क बन गई। मेलिसा ने बताया कि गोलियां छोड़ने के बाद उसे भयानक हेडेक होने लगे और उल्टियां आने लगी। तब वर्न ने उसे बताया कि जिन लोगों ने ये गोलियां अचानक छोड़ी वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मेलिसा ने एडी से पूछा कि उसने अब तक कितनी गोलियां ली हैं। एडी के पास कोई हिसाब नहीं था। मेलिसा ने एडी को साफ वार्निंग दी कि एक गोली कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने ज्यादा गोलियां ली हैं तो वो गोलियां लेना एकदम बंद ना करे, वरना उसकी मौत पक्की है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना डोज धीरे धीरे कम करना। लेकिन सबसे खौफनाक सच्चाई तो कुछ और ही थी। मेलिसा ने बताया कि वो 2 साल पहले ही डोज कम करके एंजाइटी छोड़ चुकी है, मगर आज तक वो रिकवर नहीं कर पाई। वो 10 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाती। उसका दिमाग हमेशा के लिए स्लो और डल हो चुका है। मेलिसा का सीधा मतलब यही था कि एंजाइटी छोड़ने के बाद इंसान का दिमाग किसी काम का नहीं रह जाता। यह खौफनाक हकीकत बताकर मेलिसा वहां से चली गई। एडी समझ चुका था कि जिंदा रहने के लिए उसे अभी के अभी एक एंजाइटी खानी होगी। उसकी जेब में अभी एक गोली रखी हुई थी। वो उसे लेने ही जा रहा था कि तभी वो रशियन लोन शार्क गैनेडी उसे ढूंढता हुआ अचानक वहां धमका और उसे धर दबोचा। अपनी सुपर फास्ट जिंदगी की भागदौड़ में एडी गैनेडी के पैसे देना ही भूल गया था। उसने गैनेडी को समझाया कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो इसी वक्त उसके सारे पैसे लौटा देगा। मगर गैनेडी ने देरी करने की सजा के तौर पर पहले तो एडी को तबीयत से पीट दिया और उसकी गोली भी छीन ली। गैनेडी को लगा कि वो कोई साधारण नशे की गोली है। वो उसे एक ही बार में निकल गया। एडी उसे सच बताकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वो तुरंत बैंक गया और उसके सारे पैसे लौटाकर उसे दफा किया। मगर लंबे समय से गोली न लेने की वजह से एडी की हालत खराब होने लगी थी। गोलियों को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के घर में उसे छुपा दिया था और वहां तक जा पाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लिंडी का ऑफिस पास ही था। एडी जल्दी लिंडी के ऑफिस गया और आते ही गिर पड़ा। लिंडी उसकी हालत देखकर परेशान हो उठी। एडी को अपनी जान बचानी और उसके पास लिंडी को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं। उसने लिंडी को उस गोली के बारे में सच बता दिया और लिंडी से जल्दी घर जाकर गोलियां लाने को कहा। लिंडी बिना कोई सवाल किए जल्दी घर आ गई। लेकिन जब वो गोलियों का पैकेट लेकर बाहर निकल रही थी तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में उसका पीछा करने वाला आदमी वही था जो पहले एडी के पीछे पड़ा था। साफ था कि वो आदमी एंजाइटी गोलियां हासिल करना चाहता था। वो लिंडी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी लिंडी को आगे जाकर 2 आदमी दिखे। लिंडी ने उनसे मदद मांगी। वो 2 हट्टे कट्टे आदमी उसका पीछा करने वाले आदमी को धमकाते हुए वहां से भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उस आदमी ने चाकू निकाल लिया और उन 2 हट्टे कट्टे आदमियों को चाकू घोंपकर वहीं ढेर कर दिया। ये देख लिंडी कांप उठी और पूरी रफ्तार से भागकर पार्क में एक चट्टान के पीछे छिप गई। वो किलर लिंडी को हर तरफ ढूंढने लगा। लिंडी ने तुरंत एडी को कॉल किया और उसे सारी सिचुएशन बताई। एडी ने उसे समझाया कि अगर उसे वहां से निकलना है तो उसे एक एंजाइटी गोली खानी पड़ेगी। लिंडी के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक गोली निकल ली। उसी पल उसका दिमाग पूरी तरह से खुल गया। उसका डर छूमंतर हो गया। उसने आइस स्केटिंग कर रहे एक बच्चे को हथियार बनाकर उसके लोहे के स्केट से उस किलर को जख्मी कर दिया और वहां से बच निकली। ऑफिस पहुंचकर लिंडी ने मरते हुए एडी के मुंह में तुरंत एक गोली डाल दी। गोली हलक के नीचे उतरते ही एडी की जान में जान आ गई। लिंडी ने भी उस गोली की सुपर पावर का अनुभव लिया था, मगर वो उस गोली के खतरे को भी अच्छे से समझ गई थी। वो चाहकर भी एडी को एंजाइटी छोड़ने को नहीं बोल सकती थी। मजबूरन वो एडी को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लिंडी जैसी उसकी जिंदगी से गई तभी वो पुरानी मुसीबत गैनेडी फिर उसके गले पड़ गया। उसे भी एंजाइटी की ताकत का पता चल चुका था। उस गोली के लिए वो एडी की जान भी ले सकता था। एडी ने उसे कुछ गोलियां देकर अपनी जान छुड़ा ली, मगर एडी जानता था कि खून का स्वाद चख चुका वो भेड़िया गैनेडी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसने पैसों का पावर इस्तेमाल किया और गैनेडी से निपटने के लिए 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए। अब एडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे अब केवल अपना मकसद नजर आ रहा था। वो फिर कार्ल से मिला। उसने कार्ल को किसी तरह एक और मौके के लिए मना लिया। उसने कार्ल के बिजनेस राइवल हैंक एटवुड की कंपनी को गहराई से जाना और अपने शातिर दिमाग की बदौलत कार्ल और हैंक के रिश्ते मजबूत कर दिए। अब बस उन दोनों में डील होनी बाकी थी। इसके साथ ही एडी ने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसने अपनी गोली की एक लिमिट सेट कर दी थी। वो एकदम टाइम पर खाना खाता और शराब को तो उसने पूरी तरह छोड़ दिया था। इस नए रूटीन से उसका दिमाग अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। उसे अब ब्लैकआउट्स भी नहीं आते थे। वो हर पल होश में रहता था। इस नए रूटीन ने एडी को पूरी तरह अनस्टॉपेबल बना दिया था। लेकिन उसे अब बस एक बात की चिंता थी। उसकी गोली सीमित थी। ये गोलियां कौन बनाता है
ये कोई नहीं जानता था। और वो किलर और रशियन माफिया कैनेडी भूखे भेड़ियों की तरह उन गोलियों की ताक में थे। एडी ने अपनी एनजीटी गोलियों को सुरक्षित रखने का एक सॉलिड जुगाड़ निकाला। उसने अपने टेलर से अपनी सारी जैकेट्स के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनवा लिया, जिसमें वो अपनी बची हुई गोलियों को हमेशा अपने पास रख सकता था। मगर एडी ये भी जानता था कि एक दिन उसका ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो हाथ पर हाथ धरकर उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक साइंटिस्ट को हायर किया ताकि वो उस जादुई गोली का फॉर्मूला डिकोड करे, उसे लैब में खुद बना सके। उसने साइंटिस्ट को $2 मिलियन का ऑफर दिया। शर्त बस ये थी कि उसे ये काम किसी भी हाल में 6 महीने के अंदर पूरा करना चाहिए था। उसकी जिंदगी वापस ट्रैक पर लौटने लगी थी। लेकिन किस्मत ने उसे फिर एक झटका दिया। पुलिस मॉडल मारिया के कत्ल की तहकीकात करती हुई एडी तक पहुंच गई। एक चश्मदीद ने उस रात एडी को मारिया के साथ देख लिया था। शक के बिना पर पुलिस ने एडी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब एडी की दौलत और पहुंच इतनी ऊंची थी कि किसी भी जेल की सलाखें उसे कैद नहीं रख सकती थी। उसने इस मर्डर केस से बचने के लिए न्यूयॉर्क के सबसे शातिर लॉयर मॉरिस ब्रांडेट को हायर किया, जिसने चंद मिनटों में उसे छुड़ा लिया। मॉरिस ने एडी को बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उस होटल रूम के सारे सबूत एकदम क्लीन कर दिए थे, इसलिए पुलिस को एडी के खिलाफ वहां कोई सबूत नहीं मिले। मॉरिस ने एडी से सच जानना चाहा कि क्या उसने मारिया का खून किया था, लेकिन एडी को खुद उस रात की कोई घटना याद नहीं थी। वकील को पैसे देकर रफा दफा करने के बाद जब एडी अपने घर लौटा तो देखा उसका पूरा घर तहस नहस हो चुका था। इससे साफ था कि कोई गोलियों की तलाश में वहां आया था। एडी को अब वो घर सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसने शहर का सबसे महंगा और सुरक्षित पेंट हाउस खरीद लिया, जो किसी आलीशान किले से कम नहीं था। उसके दरवाजे बैंक के लॉकर से भी ज्यादा मजबूत थे और हर तरफ कैमरे लगे थे। एडी के पास अब एक किले जैसा सुरक्षित घर था, बॉडीगार्ड्स थे और एक तेज वकील भी था। मगर वो रशियन माफिया गैनेडी अब भी उसके लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। एनजीटी गोलियां खाने की वजह से गैनेडी का दिमाग अब काफी तेज चलने लगा था। उसने एडी को सीधी धमकी दी कि अगर उसे और गोलियां नहीं मिली तो वो पुलिस को एनजीटी के बारे में सब कुछ बता देगा। एडी को किसी भी तरह बस कुछ दिन पुलिस से बचना था, क्योंकि उसने कार्ल और हैंक एटवुड की मीटिंग फिक्स करा दी थी और जल्द ही उन दोनों के बीच एक बड़ी डील होने वाली थी। अगर वो डील हो जाती तो एडी को कॉर्पोरेट जगत के उन दोनों बादशाहों का फुल सपोर्ट मिल जाता। ये सपोर्ट उसके सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एडी का बस एक ही सपना था, एक ही मकसद, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कार्ल और हैंक की मीटिंग होनी थी। कार्ल बेसब्री से हैंक का इंतजार कर रहा था, लेकिन हैंक की जगह वहां उसकी पत्नी आई। उसने बताया कि हैंक अचानक बहुत बीमार हो गए और ठीक होते ही वो इस डील के बारे में बात करने जरूर आएंगे। मीटिंग टल गई, पर जब कार्ल और एडी हैंक के पत्नी को कार तक छोड़ने गए तो वहां खड़े एक चेहरे ने एडी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही अनजान किलर था जो काफी समय से गोलियों के लिए एडी के पीछे पड़ा था। एडी को समझते देर नहीं लगी कि वो किलर असल में हैंक एटवुड का ही बटलर यानी नौकर है। एडी के सामने ये बात अब आईने की तरह साफ थी कि हैंक किसी बीमारी से नहीं जूझ रहा था, बल्कि वो भी एनजीटी गोलियों का गुलाम था। लेकिन उसका स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका था, इसलिए वो बीमार पड़ गया और अब वो बटलर अपने मालिक की जान बचाने के लिए ही एडी से गोलियां छीनना चाहता था। एडी को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मारिया मर्डर केस में अचानक एक नया चश्मदीद गवाह सामने आ गया। पुलिस ने एडी की शिनाख्त करने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया, मगर एडी के शातिर लॉयर मॉरिस ने पूरा गेम सेट कर रखा था। उसने एडी को सूट उतरवाकर बस लाइन में खड़े होने को कहा। मॉरिस ने लाइन में एडी के साथ बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाले लोग खड़े कर दिए ताकि विटनेस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। खुशकिस्मती से ये पैतरा काम कर गया। विटनेस असल चेहरे को पहचान ही नहीं पाया। एडी पुलिस के इस जाल से साफ बच निकला। वकील ने एडी का सूट वापस किया और उसे अब बेफिक्र होकर जाने को कहा। एडी सीधा कार्ल के ऑफिस आया। उसने देखा कार्ल परेशान था क्योंकि किसी ने उसके हैंक एटवुड से हाथ मिलाने वाली सीक्रेट इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी थी। कार्ल एडी से पूछने लगा कि उनके बीच वो गद्दार कौन है, लेकिन उस वक्त एडी की बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि उसके एनजीटी गोलियों का असर खत्म होने लगा था। वो जल्दी बाथरूम गया और गोलियां निकालने के लिए अपने सूट के सीक्रेट पॉकेट में हाथ डाला, मगर वो सन्न रह गया क्योंकि गोलियां वहां से गायब थीं। एडी की बेचैनी बढ़ गई। वो जब बाथरूम से बाहर आया
तभी उसने देखा उसके नाम एक पार्सल आया है। उसने जब पार्सल खोला तो वो कांप उठा। उसमें उसके दोनों बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ थे। ये वैसी हरकत कैनेडी के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। उसे अंदाजा हो गया कि जरूर कैनेडी ने ही उसकी गोलियां चुराई हैं। एडी जल्दी से घर लौट आया। गोलियों के बिना उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैनेडी ने उसके सूट से गोलियां कैसे और कब निकाली होंगी। इसी बीच उसका ध्यान टीवी पे चल रही खबर पे गई। खबर थी हैंक एडवर्ड के बीमार होने की। तभी एडी ने टीवी पर अपने वकील मॉरिस को हैंक की पत्नी के साथ देखा। उसे सारी बात समझ में आ गई। दरअसल मॉरिस हैंक के लिए ही काम करता था। पुलिस स्टेशन में उसने जानबूझकर एडी का सूट उतरवाया था और उसमें से गोलियां निकाल ली थी। उस साधारण वकील ने जीनियस एडी को भी टोपी पहना दी। ये सोचकर एडी हंस पड़ा, मगर अगले ही पल उसकी ये खुशी एक खौफनाक सदमे में बदल गई। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कैनेडी अपनी पूरी गैंग के साथ खड़ा था और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एडी ने मदद के लिए पुलिस को कॉल करना चाहा, मगर फोन पर कोई सिग्नल ही नहीं था। मौत ने अब एडी को चारों तरफ से घेर लिया था। यही वो पल था जब एडी ने तय किया कि कैनेडी के हाथों तड़प तड़प कर मरने से लाख गुना बेहतर है खुद अपनी जान ले लेना। वो सीधा अपनी बालकनी की छोर पर आ खड़ा हुआ। वो बस नीचे छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक आखिरी उम्मीद जागी। उसने घर में इतनी सारी जगहों पर एनजीटी गोलियां छुपाई थी कि अगर किस्मत ने साथ दिया और किसी पुराने बॉक्स या लॉकर में एक भी छूटी हुई गोली मिल गई तो वो बच सकता था। उसने पागलों की तरह हर कोना छान मारा। उधर कैनेडी के आदमी आयरन कटिंग टॉर्च से उस स्टील के दरवाजे को चीर रहे थे। तभी एडी के हाथ अपना पुराना डब्बा लग गया जिसमें एक आखिरी एनजीटी बची थी। वो बस उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ कैनेडी दरवाजा तोड़कर अंदर आ धमका। हड़बड़ी में एडी जमीन पर गिरा और उसके बचने की वो इकलौती उम्मीद, वो गोली छिटक कर सीधा ड्रेनेज जाली के अंदर जा गिरी। एडी तुरंत उठा और बालकनी से कूदने के लिए भागा, मगर कैनेडी के आदमियों ने उसे हवा में ही धर दबोचा। अब कैनेडी के पास एनजीटी की एक आखिरी गोली थी। उसने एडी को चढ़ाते उसे लेने का एक नया और खतरनाक तरीका बताया। उसने गोली को लिक्विड फॉर्म में बदला और एक इंजेक्शन के जरिए सीधा अपने खून में इंजेक्ट कर लिया। कैनेडी का कहना था कि इस तरीके से गोली रॉकेट की तरह काम करती और उसका असर भी ज्यादा समय तक रहता है। कैनेडी को अब तक इस बात की भनक नहीं थी कि एडी की गोलियां चोरी हो चुकी हैं। एडी की सांसें तब तक ही चल रही थीं जब तक ये राज छुपा हुआ था। कैनेडी के आदमी घर में तोड़फोड़ करके गोलियां तलाश रहे थे। इधर कैनेडी ने एडी को टॉर्चर करने के लिए अपने चाकू छुरे निकाल लिए। मौका देखकर एडी ने भी पास पड़ा एक चाकू अपने हाथ में छुपा लिया। कैनेडी जैसे मजे लेते उसके करीब आया। एडी ने अपनी पूरी ताकत से वो चाकू कैनेडी के पेट में घोंप दिया और उसका पेट चीर डाला। कैनेडी वहीं ढेर हो गया और एडी भी पस्त होकर उसके पास जमीन पर गिर पड़ा। गोली के बिना एडी की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसमें अब उठने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन तभी उसकी नजर कैनेडी के बहते हुए खून पर पड़ी। उसे तुरंत याद आया कि कैनेडी ने एनजीटी सीधा अपने खून में इंजेक्ट की थी। मौत को सामने देख एडी मानो हैवान बन गया। उसने कैनेडी का खून चाटना और पीना शुरू कर दिया। उस खून के जरिए एनजीटी वापस एडी की नसों में दौड़ने लगी और पलक झपकते ही एडी का दिमाग पूरी तरह जाग उठा। अपने उस सुपर एक्टिव अवतार में लौटकर उसने कैनेडी के बाकी आदमियों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार अपनी जान बचा ली। इधर कैनेडी का खेल खत्म हुआ और थोड़ी ही देर बाद एडी को हैंक एडवर्ड की मौत की खबर मिली। इस खबर ने एडी को भी चौंका दिया, क्योंकि हैंक के लॉयर को तो गोलियां मिल चुकी थीं, फिर वो मरा कैसे? एडी सीधा हैंक के बटलर से मिला, जो अपने बॉस की मौत से बुरी तरह बौखलाया हुआ था। एडी ने जब उसे बताया कि हैंक के लॉयर मॉरिस ने ही वो गोलियां चुराई थीं, तो सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। दरअसल मॉरिस ने हैंक को गोलियां दी ही नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने लिए छुपा लिया था। उस बटलर का अब कोई बॉस नहीं था, इसलिए एडी ने उसे अपने साथ मिला लिया। उसने मॉरिस को पीटकर उससे अपनी सारी गोलियां वापस हासिल कर लीं और इस तरह एडी ने अपनी सारी मुसीबतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। आगे चलकर एडी के साइंटिस्ट ने एनजीटी का नया और सेफ फॉर्मूला तैयार कर लिया, जिससे एडी को एक लंबी उम्र की पक्की गारंटी मिल गई। एनजीटी की बदौलत वो न्यूयॉर्क का सीनेटर बन गया और प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल करके दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनने के अपने आखिरी सपने को पूरा करने निकल पड़ा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।